Dear students, today we will discuss about the electric line of force. Electric line of force because इस टॉपिक को पढ़कर हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के लास्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे जिसका नाम क्या है, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वो क्या होती है, ठीक है बेटा। तो हम लिख सकते हैं दीज आर इमेजिनरी लाइन these are imaginary lines which are represented an electric field in a रीजन इन ए रीजन, यानी कि ये इमेजिनरी लाइन होती हैं जो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है बेटा। इमेजिनरी लाइंस अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे ही लाइन है, मैं इनको इमेजिनरी लाइन ये आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। अब अगर हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफाइन करनी है, तो जैसे मानिए ये एक इमेजिनरी लाइन होगी, तो इस इमेजिनरी लाइन पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। यहाँ ड्रॉ करोगे तो ऐसे, यहाँ ड्रॉ करोगे तो ऐसे, यहाँ ड्रॉ करोगे तो ऐसे। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो जो टेंजेंट है, टेंजेंट ड्रॉ ऑन द imaginary line represent the direction of electric field, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप किसी इमेजिनरी लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वो टेंजेंट जो है, टेंजेंट की डायरेक्शन उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है बेटा। ये आपको पता होना चाहिए। तो इमेजिनरी लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, देखिए पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, वो क्या होगी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जहां पर कट हुआ है वहां पर अगर दो डायरेक्शन बनाऊंगा, ऐसे दो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ऐसे और ऐसे, तो E1 और E2, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या बताया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे लगता है जब दो चार्जेस को क्लोज रख देते हैं, जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो आपको ऐसा अपियर होगा कि वो प्लस से इमर्ज हो रही हैं और माइनस पर एंटर कर रही हैं, मतलब यहां से रिलीज हो रही हैं और यहां पर एंटर कर रही हैं। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या, एक सिस्टम बन जाता है। तो अगर एक सिस्टम की बात करें तो ऐसा लगेगा जैसे लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से बाहर की तरफ जा रही हूँ और माइनस पर एंटर हो रही हूँ। अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल ये देखा गया है। तो हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से आउटवर्ड होता है और माइनस की वजह से इनवर्ड होता है, ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट समझ गए, दूसरा पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट, अगर दो चार्ज ऐसे रख दिए जाते हैं, लाइक ऐसे, अगर दो चार्ज ऐसे रख दिए प्लस क्यू और प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू है ऐसे, मतलब ये चार्ज रख दिया, इसके पास अगर कोई दूसरा चार्ज यहाँ पर रख दिया आपने प्लस, तो कुछ ये ऐसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रिपेल कर देंगे एक दूसरे को,
ठीक है ना, इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, रिपेल करेंगे, तो कुछ इस तरीके से डायग्राम हमें मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले कुछ ऐसे कुछ जनरली पॉइंट हैं जो हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे काम करते हैं कैसे नहीं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि किसी दो चार्ज यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू का एक सिस्टम बनाऊं लाइक ऐसे, तो मैं यहाँ पर डायग्राम के जरिए बता सकता हूँ ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे लगती हैं जैसे ऐसे आ रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐसा लगेगा जैसे इस तरीके से लाइन आ रही हूं। ठीक है बेटा, और ये ऐसे लगेगा जैसे यहां एंटर हो रही हूं। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको नजर आएंगी। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो आप मान लीजिए जैसे आप सपोज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, हमेशा चार्ज से डिस्टेंस पर होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस यहाँ पर, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, ये होगा E1, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, यानी कि ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, क्योंकि प्लस की वजह से कहाँ होता है आउटवर्ड इस पॉइंट पर, और माइनस की वजह से कहाँ होगा इनवर्ड। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन ये पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो टेंजेंट जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो हम आपको बता चुके हैं कि अगर किसी इमेजिनरी लाइन पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाना चाहते हैं तो वहां पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो वो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, ऐसे यहाँ पर भी दिखा सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पॉइंट पर निकालता हूँ तो ये डिस्टेंस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ऐसे ये यहाँ पर, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस, ये माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा आपके पास इनवर्ड E2, और एक आएगा इनका रिजल्टेंट ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है बेटा, तो ये E1 और ये E2। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किस पर, कर्व लाइन के पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन को आगे पढ़ने के बाद हमारे पास आती है एक टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले बेटा हमें कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी पड़ेगी यहाँ पर, वो है एरिया। क्या बेटा, एरिया। अगर आपने 11th में एरिया के बारे में पढ़ा हो तो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहां पर स्केलर क्वांटिटी एरिया नहीं होगी, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक सरफेस एरिया है, ये कोई एक सरफेस एरिया ऐसे दिखाया गया, और इस सरफेस एरिया को अगर आप देखें तो इस सरफेस एरिया में ये जो होगा परपेंडिकुलर, ये होगा यूनिट वेक्टर एन कैप। क्या होगा बेटा, ये यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। जबकि जो इसका एस वेक्टर बोले तो एरिया, एरिया बोले तो सरफेस एरिया। क्या बेटा, सरफेस एरिया। वो भी क्या होगा, वो भी होगा हमेशा नॉर्मल की डायरेक्शन में। तो एक फॉर्मूला होता है एन कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ये क्या आपके पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले, क्या कि हमें यहां पर एरिया को एज ए वेक्टर क्वांटिटी लेना है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, तो एरिया यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो मैं आराम से लिख सकता हूं कि ए वेक्टर इक्वल एन कैप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये बेटा क्या, ए का मतलब एरिया। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरिया यहां पर कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसका प्रोजेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, तो अब जैसे हमने ये पढ़ लिया, तो अब हम अपने
टॉपिक की तरफ मूव कर सकते हैं, जिसका सबसे पहला नाम क्या है, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू per unit area, passing through per unit area of a closed surface, closed surface। तो ऐसे जैसे मान लीजिए आपके पास क्या, एक ये आपके पास एक सपोज सरफेस है, ठीक है। ये क्या बेटा, नॉर्मल, क्या है बेटा, ये नॉर्मल। तो ये ध्यान रखिएगा आपके पास जो, और मान लीजिए मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास होती है, ऐसे, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है बेटा। तो अब आपको ये ध्यान रखना, अगर बाय चांस सरफेस ऐसा है, चलिए पहले ऐसे समझा देते हैं, और ये क्या है, नॉर्मल है, यानी कि यूनिट वेक्टर है। तो नॉर्मल क्या होगा, सरफेस के हमेशा कहाँ होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है। कैसे जा रही है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू सरफेस एरिया वेक्टर, पैरेलल टू सरफेस एरिया वेक्टर। ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन अगर बाई चांस आपके पास सरफेस ऐसे हो जाए, ऐसा, ये तो क्या था, सरफेस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, लेकिन सरफेस ऐसे हो जाए, तो नॉर्मल हमेशा कहाँ होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर। अब मान लीजिए लाइन ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, तो आप देखो ये एंगल कितना बना रही है, थीटा। कितना बना रही है, थीटा। तो दोनों केस में फ्लक्स कितना होगा वो हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब चलिए सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्या किसी क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास हो सकती हैं। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए बेटा, अगर मान लीजिए सरफेस आपके पास ऐसा है, ठीक है, लाइक ऐसे, तो और नॉर्मल ऐसे है, ठीक है बेटा, और ये सरफेस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही पास हो रही है। और ये क्या है, ए कैप है, ए कैप बोल सकते हैं या एन कैप बोल सकते हैं। और ये क्या आपके पास ई वेक्टर है। तो अगर आप देखो तो दो वेक्टर है यहाँ पर, एक वेक्टर ई है और एक वेक्टर ए है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होगा फाई इक्वल्स टू ई ए। और क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी स्केलर, तो फाई इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म। फील्ड कैसा हो बेटा, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस पर होनी चाहिए। लेकिन बाई चांस अगर मान लीजिए कि आपके पास फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म। मैं अगर मान लेता हूं कि फील्ड कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकता है कि, तो मान लीजिए सरफेस ऐसा है, ये सरफेस है, अगर ये सरफेस है तो, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो ये सरफेस
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं। तो इसका मतलब अब इसको क्या, ये यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है। तो आप क्या करेंगे, इस सरफेस से कोई एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे ये, और इस एलिमेंट का एरिया कितना होगा, डी ए, कितना होगा, डी ए। तो अगर मान लीजिए कि इसका नॉर्मल ऐसे है एन वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और एंगल कितना आपके पास, थीटा, एंगल कितना थीटा। तो अब आप देखिए ई और एन कैप बोले तो यहाँ पर एरिया वेक्टर वाला ए कैप, ठीक है। तो अब आप देखो तो इनके बीच एंगल कितना बना हुआ है, थीटा बना हुआ है। किस किस के बीच में, वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच में। जबकि यहाँ वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच में कितना एंगल था, 0 डिग्री था। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि अगर एंगल बना हुआ है, यहाँ तो एंगल नहीं बना हुआ था, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्या पैरेलल है, कौन, ए वेक्टर और ई वेक्टर। तो यहाँ दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, इसलिए कोई एंगल नहीं आया। लेकिन यहाँ पर अगर एंगल है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो देखिए मैं दूसरे डायग्राम से भी आपको समझा सकता हूँ। तो देखिए ज़रा कैसे बेटा, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसे सरफेस है, तो ये तो इसका नॉर्मल होगा। नॉर्मल तो कहाँ होता है, हमेशा जो वो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं या ए कैप बोल सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज ऐसे पास हो रही है, इस तरीके से, यानी कितना एंगल बना है, थीटा एंगल। तो इसका मतलब ये तो हो गया वेक्टर ए इक्वल क्या होता है, वेक्टर ए तो फॉर्मूला जानते हैं, एन कैप, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये होता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो अब सबसे पहले देखिए ये क्या वेक्टर ई है और ये क्या वेक्टर एन कैप है। और मान लेते हैं ये छोटा सा एलिमेंट है जिसका एरिया कितना, डी ए, कितना बेटा, डी ए। ओके, तो लिखेंगे फ्रॉम एन एलिमेंट एरिया, ये लिख देंगे फ्लक्स passing from an element area dA is d phi, क्या लिखेंगे, d phi, और इक्वल में ऐसे e डॉट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्योंकि इसका एरिया डी है, और इंटू कॉस थीटा, क्योंकि इसके कंपोनेंट डिवाइड करोगे, जब कंपोनेंट डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट क्या आएगा, ई साइन थीटा। तो आपको मैंने क्या बताया था, वो वाला कंपोनेंट लेना है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये वेक्टर एन कैप और ये वेक्टर क्या, ई, और फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कौन सा लेना चाहिए, ये दोनों, क्योंकि ये ई कॉस थीटा और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो इसका मतलब फ्लक्स क्या आएगा, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ये वाला, और लिख देंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ प्लेन। तो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन, क्योंकि हम इंटीग्रेशन करना है, डी फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, और ये आ जाएगा कॉस थीटा, ये आपके पास है। तो फाई की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये यहाँ पे क्लोज सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ऐसा बना देते हैं ये, तो ये साइन किसका, क्लोज्ड सरफेस का, किसका साइन है बेटा, क्लोज्ड। तो फाई इक्वल्स टू जो आ जाएगा, फाई इक्वल वो आ जाएगा ई डॉट डी ए, और क्या लिख देंगे, कॉस थीटा, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब लिखेंगे इफ थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 डिग्री, क्या हो जाए 0 डिग्री, तो यहाँ रख दीजिए। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा ई डॉट डी ए का क्या हो जाएगा, ए, डी ए का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए, और इफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, 90 डिग्री। 90 डिग्री बोले तो अगर ऐसे हो जाए, प्लेन के सरफेस के ऊपर, ऐसे प्लेन के सरफेस को टच करते हुए जाए, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखिए, अगर फ्लक्स के नॉर्मल के अलॉन्ग जाएंगे तो फ्लक्स पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान के चलिए ना बेटा, जैसे लाइक ऐसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं
कि ये आपके पास क्या एक सरफेस है, ये आपके पास सरफेस है, तो ये सरफेस जो ये अगर लाइन ऐसे पास होंगी तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा, लेकिन अगर सरफेस ऐसे होगा तो लाइन ऐसे जा ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये जो आपके पास है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह है वो सरफेस के पैरेलल जा रहा है, जबकि हमेशा सरफेस के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये आपके पास क्या है, फ्लक्स 0, और ये हमें पास आ गया फ्लक्स की वैल्यू। तो बेटा आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिस दिन हम यहाँ पे फ्लक्स निकालना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए हमारा मैक्सिमम काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा मेन काम है क्या, फ्लक्स फाइंड आउट करना। अब फ्लक्स किससे पास करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पासिंग फ्लक्स की तरफ, और वो क्या होता है देखिए। तो फ्लक्स हम कैसे पास करेंगे कैसे नहीं, तो देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बेटा, अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पास कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे जाती है चारों तरफ, आप अच्छी तरह जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से पास होती है चारों तरफ। ठीक है बेटा, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास यहाँ एक डिस्क रखी हुई है, क्या रखी हुई है, डिस्क। अब आप खुद सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास होकर जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास होकर जाएंगी, एक तो यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी वो आपकी इतने में को पास होकर जाएंगी ऐसे। ठीक है, इस तरीके से जाएंगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब अगर आप इसकी इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी तो आपको हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये बताना है कि फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी और क्या कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये आपके पास का एक डिस्क है और ये क्या पॉइंट चार्ज है। तो ठीक है बेटा, तो हम क्या मान लेते हैं कि अब आप सबसे पहले देखिए, मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा फ्लक्स निकालना, एक तो सॉलिड एंगल से और एक जनरल मेथड से। सॉलिड एंगल से चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला तो आप जानते हैं क्या होता है, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, या इसको लिखेंगे डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा इंटीग्रेशन, ये होता है फ्लक्स का फॉर्मूला। ठीक है ना। तो अब आप देखिए सबसे पहले फ्लक्स की वैल्यू को मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं, किसी डिस्क से कितना फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स बोलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बेटा सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें एक रिंग को कट कीजिए ऐसे, ये रिंग कट करिए सेंटर से। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो आपके पास जो डिस्क है, ये जो पूरी डिस्क जो हमने रिंग कट करी है, उस जो रिंग का जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, वो मान लीजिए कितना आर है, और इसका थिकनेस कितना बेटा डी आर है। तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। ठीक है बेटा, कितना होगा 2 पाई आर डी आर। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुझे कहाँ निकालनी है, यहाँ पर इसके टेंजेंट पर ऐसे। तो अगर मैं इसकी बात करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, सरफेस कहाँ होगा इसका, सरफेस एरिया तो आपको पता ही है, सरफेस एरिया कहाँ होगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अगर मैं बात करूँ तो सरफेस एरिया ऐसे होगा, तो सरफेस एरिया ऐसे होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अब देखिए ये आ गया आपके पास, ये क्या डी ए वेक्टर और ये ए। अब आप खुद सोचिए यहाँ पर वेक्टर ई और डी ए के बीच में एंगल बन गया। अब वो एंगल कैसा फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए ये एंगल कितना है, थीटा है, कितना बेटा थीटा। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के, ये जो दोनों लाइन है कौन कौन सी, ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये वाली। तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, और ये कितना होगा डी ए। ओके बेटा, तो यहाँ पे ई के दो कंपोनेंट आएंगे, कौन कौन से, अगर एक ई का कंपोनेंट ऐसा आया तो ये क्या होगा ई कॉस थीटा, और एक कैसे आएगा ई साइन थीटा। तो आपको पता होना चाहिए जो ई साइन थीटा वाला है वो तो डिस्क के सरफेस को टच होता हुआ जा रहा है, जबकि ये वाला कंपोनेंट डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिख सकता हूं, तो देखिए सबसे पहले फाई इक्वल्स टू क्या होता है ई ए, फाई इक्वल्स टू क्या होता है ई ए, और ये पॉइंट चार्ज है, और ये डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक की आर है। या मान लीजिए हम कुछ भी मानना चाहें तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं अगर इसको लिखता हूँ, ये रेडियस आर मान लिए तो मैं इसको कैपिटल आर मान लेता हूँ और इसको एक्स मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ बेटा, इसको एक्स।
तो यानी कि ये ऐसे हो गया लाइक ये डिस्टेंस x होगी और ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी r होगी। या फिर आप r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये वाली वैल्यू कितनी है r और एंगल कितना थीटा, तो r की वैल्यू भी यहाँ से निकल जाएगी। तो r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी बेटा, r² प्लस x² की पावर 1/2, ये आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है ना बेटा, जो हमारे पास निकल कर आई है। अब मैं फ्लक्स निकालना चाहता हूँ। फ्लक्स का फॉर्मूला कहता हूँ फाई इक्वल्स टू EA। फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इक्वल्स टू EA। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू E की वैल्यू क्या होगी, चार्ज यहाँ पर रखा और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है r, तो लिखूंगा KQ और अपन में डिस्टेंस कितनी है r का मतलब r² प्लस x² की पावर 1/2, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होल स्क्वायर का इनटू एरिया, एरिया कितना होगा, एरिया डिस्क का सॉरी जो हमने रिंग कट करा तो ये आ जाएगा 2πr dr। तो ये आया। की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 2πr dr और अपन में कितना आया r² प्लस x², 2 ये आ जाएगा। तो जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में 2ε0 और ये आपके पास ये बेटा d∅ आएगा, d∅ और d∅ और इंटीग्रेशन और इक्वल में इंटू में कितना आ जाएगा r dr और अपन में कितना आ जाएगा x² प्लस r², ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपके पास आएगा। और क्योंकि e cos थीटा है तो यहाँ पर e cos थीटा भी लिख देना और यहाँ cos थीटा और यहाँ पर cos थीटा और cos थीटा की वैल्यू क्या, बेस अपन हाइपोटेनस। बेस कितना है आपके पास, अगर आप देखें तो बेस आपके पास x और अपन हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस आपके पास आएगा r² प्लस x²। ठीक है बेटा, की पावर 1/2, ये आपके पास आएगा। ठीक है, तो मैं अगर फ्लक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगी, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में 2ε0। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, वेरिएबल यहाँ पे है रेडियस, तो इसका मतलब बाकी सब भा ले सकते हैं। तो आ जाएगा QX और ये आ जाएगा कितना r dr और अपॉन में कितना आएगा r² प्लस x² की पावर 3/2, ये आपके पास आ जाएगा बेटा। जब ये आपके पास आ जाएगा तो अब आप देखिए इसको, ये टर्म आपको याद रखनी है कि ये फ्लक्स आ गया। अब इसी को इंटीग्रेट करना है। रेडियस क्या है आप देखिए, यहां से कट करेंगे तो रेडियस की जो लिमिट है वो 0 से लेकर कहां तक होगी, कैपिटल R तक होगी, अगर डिस्क का रेडियस कैपिटल R है तो। लेकिन कैपिटल R ने यहां माना है तो आप डिस्क का रेडियस क्या मान लीजिए, स्मॉल a मान लीजिए। कितना मान लीजिए बेटा, स्मॉल a। ओके, समझ आया बेटा। तो रेडियस की जो लिमिट होगी वो 0 से लेके a तक होगी। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान रखिए, इसके बाद में इसको सॉल्व करता हूँ। कैसे सॉल्व करता हूँ देखिए बेटा, आगे फॉर्मूला मैंने लिख देता हूँ यहाँ पर, चलिए चलते हैं। तो आपके पास आएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स निकला है वो कितना है, वो फ्लक्स आया मेरे पास में बेटा फाई इक्वल QX अपॉन में 2ε0 इंटीग्रेशन r dr और अपॉन में कितना आ जाएगा r² प्लस x² की पावर 3/2, ये आपके पास आया। अब बेटा अब इसको तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब वो देखिए इंटीग्रेट में कैसे करता हूँ। तो अब इसमें सबसे पहले आप देखिए इसको कैसे कर सकता हूँ, इसको लेट कर सकता हूँ। लेट r² प्लस x² इक्वल टू में क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ बेटा, t। तो लिख सकता हूँ 2r dr अपॉन में dt और प्लस x तो कांस्टेंट है तो 0 बराबर dt बाई यानी कि 1 आ गया। तो इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा r dr इक्वल में dt। तो आप यहाँ एलिमिनेट कर दीजिए। तो जो फाई आएगा वो आएगा QX अपॉन में 2ε0 और ये कितना आ जाएगा r dr की जगह क्या रख दीजिए बेटा dt/2 आ जाएगा क्योंकि 2 भी है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपके पास dr की जगह dt/2 और t की पावर कितना आएगा आपके पास 3/2, ये आपके पास आ जाएगा। तो फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, फ्लक्स की वैल्यू आएगी QX अपॉन में 4ε0 और ये कितना आ जाएगा t की पावर -3/2 dt, ये आपके पास है। इसको सॉल्व कर तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी QX अपॉन में 4ε0 और जाएगा t की पावर -3/2
+1/-3/2 +1, ये आपके पास आ जाएगा। इसको यहाँ कंटिन्यू सॉल्व करें तो फ्लक्स की वैल्यू आएगी आपके पास Qx/4ε0 × 2, और ये आपके पास आ जाएगा -1/√t, और t की वैल्यू क्या मानी थी, r² + x²। तो यहाँ वैल्यू पुट कर तो फाई की वैल्यू कितनी आती है, Qx/2 × 4 तो 2ε0, और कितना आ जाएगा -1/√r² + x², और लिमिट 0 से लेके स्मॉल ए तक, क्योंकि हमें रेडियस क्या मानी है, स्मॉल ए। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आती है, Qx/2ε0 और -1/ कितना आ जाएगा, ए की जगह क्या पुट कर दीजिए आपके पास, आर की वैल्यू क्या आपके पास, एक्स की वैल्यू तो कांस्टेंट है, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी √a² + x², और -+1/, ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स आ जाएगा। एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर दे तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, Q/2ε0 और 1 माइनस कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x/√, कितना आएगा a² + x², ये आपके पास फ्लक्स आ गया। क्या आएगा बेटा, ये फ्लक्स। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी है वो आप देख सकते हैं आराम से। तो जो हमने कैलकुलेट किया है वो अच्छे से आप देख लीजिए, फ्लक्स की वैल्यू क्या आई है, 5/Q/2ε0, और ब्रैकेट में ये वैल्यू कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाती है। ठीक है बेटा, तो अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब एक चीज और, ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे पास हुआ, डिस्क से, किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा, और भी आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट करेंगे। वो कैसे, जैसे कि अब इसके बाद आ सकता है कि सपोज आपके पास ये मार्कर है, इस मार्कर में अगर आप देखो तो एक बार फ्लक्स कहाँ से पास हो सकता है, यहाँ से यहाँ पास हो सकता है, यहाँ ये जो ये दिखाई दे रहा ना, अगर आप देखें तो यहाँ से फ्लक्स पास हो सकता है, लेकिन एक बार फ्लक्स यहाँ से भी तो पास हो सकता है। तो इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल सरफेस। जबकि इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एक बार फ्लक्स यहाँ से पास हुआ, एक बार इस सरफेस से पास हो सकता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप ये बताइए किसी सिलेंडर से लेटरल सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो चलिए चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लेटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर। लेटरल सरफेस बोले तो आप ये जो इसका सरफेस एरिया है, जबकि ये जो है इसका यहाँ से ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इसको समझाने के लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ सबसे पहले। ये आपके पास एक, ठीक है बेटा, ये आपके पास है, और ये इसका क्या है, एक्सिस है। और हम ये मान लेते कि एक्सिस पर चार्ज रखा हुआ है क्यू। क्या रखा हुआ है, क्यू। तो अब आप देखिए इससे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास, ये डिस्टेंस है आपके पास, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, जबकि ये क्या एक्स एक्सिस है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l/2, जबकि ये क्या हो जाएगी, ये भी l/2 हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो मैं ये कंसिडर कर लेता हूं कि यहां से कुछ डिस्टेंस पर ऐसे ऐसे कुछ डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कट कर लेता हूं। ठीक है बेटा, ये वाला एलिमेंट, और यहां से ये जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से यहां तक ये है x, कितनी है, x। ठीक है बेटा, ये आपके पास x है, और मैं चार्ज से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, वो आएगा DE। कितना आएगा बेटा, DE। और ये क्या आपके पास सेंटर है इसका, तो ये रेडियस है, ये रेडियस कितनी है, कैपिटल R। क्या मान लेते हैं बेटा, कैपिटल R। ठीक है, ये रेडियस कैपिटल R है। ओके, अब आप देखिए ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस जो है वो कितनी है, dx है। कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। ओके, आप समझ रहे ना कि जैसे ये है आपके पास, तो ये एक छोटा सा पोर्शन इसमें से कट कर लिया।
तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप अगर देखें तो जो इसका एरिया होगा वो ऐसे होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए कैप ऐसे होगा, क्योंकि आपके पास जो रिंग है वो ऐसे है। अगर रिंग ऐसे है तो इसका मतलब सरफेस एरिया तो इसका ऐसे ही होगा, ये रहा। तो ये एंगल कितना आपके पास, ये एंगल कितना है थीटा, तो एंगल भी क्या होगा थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट डिवाइड कर लीजिए, ये वाला क्या आएगा आपके पास डी ई कॉस थीटा, जबकि ये वाला क्या आएगा डी ई साइन थीटा। अगर आप यहां देखें तो अब सबसे पहले एक सोचने वाली बात है, ये जो डी कॉस थीटा ये सरफेस का, ये जो डी कौन सा डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा तो क्या है वो इस सिलेंडर के इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, ऑफ सिलेंडर, पहला पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है यानी कि कौन सा डी साइन थीटा, वो क्या परपेंडिकुलर टू द लेटरल सरफेस, परपेंडिकुलर टू द लेटरल सरफेस एंड पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर। ये तो आपको दिख रहा होगा क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर। लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे बेटा जो फाइंड आउट करना है ना, मुझे करना लेटरल सरफेस का। तो लेटरल सरफेस तो ये है, तो लेटरल सरफेस का मुझे फाइंड आउट करना, तो वो मैं कैसे करूंगा, बहुत आराम से कर सकता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक कंपोनेंट मैंने डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा मान लिया। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, वही फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट। अगर आप देखें तो अगर मैं फ्लक्स यहां से पास कर दूंगा और यहां से पास कर दूंगा तो मेरी वैल्यू सरफेस से भी आ जाएगी। तो ये आ जाएगा ई कॉस थीटा इंटू इसका जो एरिया माना वो कितना माना डी ए, और डी ए कितना होगा, डी ए जो होगा वो कितना होगा, इसका थिकनेस कितना डी एक्स और इसकी रेडियस कितनी है आर। तो आप लिख सकते हो 2 पाई आर इंटू डी एक्स, ये इसका एरिया आ गया 2 पाई आर इंटू डी एक्स। एरिया तो होगा 2 पाई आर और ये क्या होगा इसकी थिकनेस डी एक्स, तो ये इसका एरिया आ गया। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स आ जाएगा डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट कॉस थीटा इंटू डी ए की वैल्यू कितनी है 2 पाई आर और ये आ जाएगा आपके पास डी एक्स। ठीक है बेटा, ये वैल्यू मेरे पास आई। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई का फॉर्मूला आप जानते हैं, ई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर आप देखें तो डिस्टेंस कितनी है ये, और डिस्टेंस यहाँ से आएगी आपके पास। डियर स्टूडेंट्स देखिए, हमने आपको बताया था यहाँ पे एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट डी साइन थीटा है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैंने आपको हेडिंग लिखा हुआ है लेटरल सरफेस। तो अब मुझे इसके परपेंडिकुलर तो फ्लक्स निकालना नहीं है, इसके परपेंडिकुलर मुझे फ्लक्स निकालना है, क्योंकि जो लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस के परपेंडिकुलर ये है। तो यहीं से मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स। तो देखिए फाई डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए और यहाँ पे ई साइन थीटा और इंटू डी ए, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, तो ये डी हटा दीजिए, तो सॉरी बेटा डी नहीं है, ये ई है, क्योंकि पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, डी क्यों नहीं है। तो अब अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो देखिए ई साइन थीटा इंटू डी ए, डी ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, एरी 2 पाई आर डी आर। तो डी फाई ई इक्वल्स टू ई साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा और इंटू डी ए की वैल्यू 2 पाई आर डी एक्स। जबकि हमारे पास जो डी फाई के बाद जो ई का फॉर्मूला होता है, ई का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, और आर कितना, आर तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर। तो मैं लिख सकता हूँ के क्यू अपॉन कितना आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर तो कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, एंगल के सामने जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो गया आर, और अपॉन सामने हाइपोटेनस कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू
ये आ जाएगा 2πr और इंटू dx, ये मेरे पास आता है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो d आता है वो आता है, की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ 1/4πε0 इंटू क्यू और इंटू 2πr² dx और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, r² प्लस x² की पावर 3/2 और ये 2 2 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आएगा क्यू r² और अपॉन में 2ε0 और ये आ जाएगा इंटू में dx अपॉन में x² प्लस r² की पावर 3/2, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब मैं जब ये मेरे पास आ गया तो अब मैं इस फ्लक्स को याद रखूंगा और इसी को क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। अब इंटीग्रेट कैसे करूंगा देखिए। इंटीग्रेशन के लिए क्या करें बेटा, इस इंटीग्रेशन में हम फ्लक्स को लिख लेते हैं, फ्लक्स को याद कर लेते हैं। ये आपके पास, इसको मिटा देता हूँ बेटा, डायग्राम ऐसे रहने देता हूँ क्योंकि डायग्राम की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले देखिए फ्लक्स क्या था। फ्लक्स क्या था, बिकॉज जो आपके पास फ्लक्स था, फ्लक्स डी फाई इक्वल कितना था बेटा, QR² अपॉन में 2ε0 इंटू dx और अपॉन में x² प्लस r² की पावर 3/2, ये था। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। तो देखिए डी फाई इंटीग्रेशन इक्वल्स टू QR² अपॉन में 2ε0 और dx और अपॉन में x² प्लस r² की पावर 3/2, इसको सॉल्व करूंगा। अब आप देखिए कैसे, अब आप देखिए यहां पर मुझे, अब इसको लेट तो करके मैं इसको x² प्लस r² इक्वल्स टू t लेट करके नहीं कर सकता क्योंकि एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर मैं इस फिगर से जाऊं तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर tan थीटा इक्वल कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आपके पास, r अपॉन x, यानी r अपॉन x। डियर स्टूडेंट, डायग्राम के अकॉर्डिंग हम यहाँ आगे से करेंगे, देखेंगे बिकॉज फ्रॉम फिगर में देख लीजिए बेटा, वहां पे क्या था, cot थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि x अपॉन r। तो यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू जो आती है वो आती है r cot थीटा। अब इसको रिप्लेस करने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो dx अपॉन में d थीटा इक्वल r dy d थीटा cot थीटा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आएगा dx अपॉन में d थीटा इक्वल r और ये आ जाएगा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ये आपके पास इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा क्योंकि tan थीटा का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और cot थीटा क्या होता है, माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर dx की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर dx की वैल्यू आएगी माइनस r cosec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब बेटा यहाँ से थोड़ा हम आगे चलते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए तो फाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, QR² अपॉन में 2ε0 इंटीग्रेशन dx की वैल्यू क्या, माइनस r और क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा d थीटा और अपॉन में यहाँ आ जाएगा x की जगह क्या पुट करें, x की जगह r, तो यानी कि r² cot स्क्वायर थीटा और प्लस r² की पावर 3/2। ठीक है बेटा, और जैसे हमने आपको बताया था 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, tan स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं फाई इक्वल्स टू QR² अपॉन में QR³ हो जाएगा 2ε0 और आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस में और अपॉन में यह आ जाएगा r की पावर 3 और यह आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। 1 प्लस cot स्क्वायर जो थीटा होता है, अगर आप जाएं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा प्लस, या ऐसे पता लगा सकते हैं
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। तो आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं साइन से, यहाँ साइन से और यहाँ साइन से। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ पर जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो क्यों आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्यों अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ, या माइनस यहीं रख दीजिए। और एक ये 3 है, ये होल स्क्वायर बनेगा तो 3 बन जाएगा और ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा डी थीटा। 1 अपॉन कॉस का क्या होता है, 1 अपॉन कॉस का होता है साइन, और वो भी माइनस इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा डी थीटा। और साइन थीटा का क्या होता है, आप जानते हैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और आ जाएगा कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट वैल्यू निकालेंगे बिकॉज कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी डायग्राम से, अगर डायग्राम देखेंगे पीछे फिगर में तो कॉस थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ रिप्लेस कर दीजिए वापस। तो जो फाई की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस L/2 से प्लस L/2। वो माइनस L/2 से प्लस L/2 क्यों आएगी, क्योंकि जो आपके पास सिलेंडर था वो ऐसे था और हमने लिमिट ये वाई एक्सेस से मानी थी और ये एक्स एक्सेस, और x यहाँ से कट किया था, यहाँ से यहाँ इतनी दूरी पर x कट किया था। तो ये लिमिट है L/2, 0 और ये लिमिट है माइनस L/2, 0। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको पता लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको लिमिट पुट करके दिखा देता हूँ। फाई इक्वल क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और L/2 अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 माइनस माइनस प्लस L/2 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, ये आपके पास आता है। तो फाई की वैल्यू कितनी आती है, क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L अपॉन अंडर रूट 4R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। तो जो फ्लक्स आपके पास फाइनली आया है वो आया इतना, और वो L अपॉन अंडर रूट 4R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कहाँ से, जो कि उसके लेटरल सरफेस से पास हो रहा है। लेटरल सरफेस बोले तो आपके पास अगर मैं चार्ज को यहाँ रख दूंगा, कहाँ, यहाँ पर पॉइंट चार्ज को, तो फ्लक्स यहाँ से तो पास होगा ही ऐसे, तो वो तो कहाँ से पास हो रहा है, वो हो रहा है उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया से, जबकि हमें कहाँ से निकालना, हमें निकालना है यहाँ से। ठीक है बेटा, हमें निकालना इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया से फ्लक्स पास कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास ये था एक लेटरल सरफेस से फ्लक्स पास करना।